देखिए आज का पहला प्रश्न है, मॉक टेस्ट नंबर 10 है और इसका पहला प्रश्न है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या हमको फाइंड करना है जो 75 से भी विभाज्य होना चाहिए, 40 से भी, 25 से भी, 15 से भी। अब देखिए 75 होता क्या है, 25 गुने 3, 25 गुने 3 मतलब वो संख्या 25 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो 3 का आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे कि कोई संख्या 3 से तभी विभाज्य होती है जब उसके अंकों का योग, उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो, उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो। तो देखिए यहाँ देखिए, यहाँ डिजिट का सम निकालिए, 9 2 11, 11 क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 4 क्या होता है? 13, 13 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। अब देखिए यहाँ हमको 9 6 क्या हो गया? 15, 15 3 से डिवाइड होता है और 9 भी 3 से डिवाइड होता है। तो इन दो ऑप्शंस में हम फंस गए। लेकिन क्या बोला है? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। तो ये तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है? 9 9600। तो 9600 क्या हो जाएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा जो 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 25 से भी डिवाइड हो रहा है, 40 से भी डिवाइड हो रहा है और 75 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल पाएंगे और वो भी कुछ सेकंड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं, अंकों के स्थान क्या कर दिए जाएं? बदल दिए जाएं, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। मतलब जो यहाँ ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है और ये चेंज्ड नंबर है। क्या है? बदली हुई संख्या। क्या है? बदली संख्या। अगर ओरिजिनल नंबर के डिजिट के, जैसे ओरिजिनल नंबर XY है, इसके डिजिट को बदल दिया जाए, मतलब YX कर दिया जाए, तो ये चेंज्ड नंबर जो होगा वो ओरिजिनल नंबर से 18 ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा? 18 ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको ओरिजिनल नंबर बताना है कि वास्तविक संख्या अर्थात मूल संख्या क्या है। तो देखिए इसके डिजिट के स्थान को चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 93 बन जाएगा। 9 को इधर कर देंगे, 3 को उधर कर देंगे, 93। क्या 93 जो है 39 से 18 ही ज़्यादा है? 18 से तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। एक एक ऑप्शंस को हम लोग चेक करेंगे। इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? 84। क्या 48 से 84 18 ज़्यादा है? 18 से तो काफ़ी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? लगभग 36 के करीब, 36 ज़्यादा है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके डिजिट के स्थान को उल्टेंगे तो 57। यहाँ ओरिजिनल नंबर ही बड़ा हो जा रहा है चेंज्ड नंबर से, जबकि हमको क्वेश्चन में क्या करना है? चेंज्ड नंबर बड़ा रखना है, चेंज्ड नंबर बड़ा रखना है। ओरिजिनल नंबर से 18 ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ ओरिजिनल नंबर से कम हो जा रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना। अब बच गया 57। 57 को उल्टेंगे तो 75 है, 75 होता है। ओरिजिनल नंबर से बड़ा है चेंज्ड नंबर, कितना ज़्यादा है? 15 और 3 18, 18 ज़्यादा है ना। तो अब कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो गया। तो ऑप्शन से हम लोग करेंगे, जल्दी सवाल बन जाएगा। नहीं तो अगर हम क्या करते हैं, सॉल्व करने लगे पूरा तरीका से तो 2-3 मिनट लग जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप जानते होंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना। यही रूल होता है बोर्ड मास का। लेकिन बोर्ड मास में ब्रैकेट के सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। अंदर वाले ब्रैकेट को क्या आ जाएगा, और अंदर वाले ब्रैकेट में भी सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, जिसके ऊपर बार लगा रहे उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? 8, 16 - 8 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 3, और इधर 60 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 12, ठीक है ना। 12 × 5 = 60 इंटू, अब डिवाइड को पहले सॉल्व करते हैं।
8 को 2 से डिवाइड देंगे, 8 को 2 से डिवाइड देंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 चौके 12, मतलब यहाँ से क्या आ गया 16 आ गया, यहाँ से क्या आ गया 16, तो 38 माइनस छोटा ब्रैकेट में क्या आ गया 16, इसके बराबर क्या है 16, इसके बराबर क्या है 16, तो 38 माइनस 16 बराबर 4 चौके 16 आया था ना, तो 38 माइनस 16 करेंगे तो क्या आएगा 22, 38 माइनस 16 22, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचता है, 2 शेष बचता है, 2 शेषफल बचता है, तो शेषफल 2 बच रहा है, उस 2 को अगर हम निकाल ले, 2 शेषफल बच रहा है, उस 2 को सभी संख्याओं से निकाल ले तो मतलब जो भी संख्या होगी वो 8, 12, 16 से कंप्लीट डिवाइड होगी, है ना। शेष 2 बच रहा है, उस शेष 2 को अगर हम सभी संख्या से माइनस कर दे, इससे भी माइनस कर दे, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो हमको वही संख्या मिलेगा जो 8, 12, 16 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ 9982, 9983 और 9984 और 9985, है ना। तो अब ये जो संख्याएं हैं वो वही संख्या होगी जो इन चारों में से वही संख्या होगी जो 8, 12, 16 से कंप्लीट डिवाइड हो, क्योंकि जो दो शेषफल बच रहा था वो सभी संख्या से हम माइनस कर लिए। तो देखिए 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 में क्या छुपा होता है 4 गुने 2, मतलब 4 से भी डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड हो, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 संख्याएं 4 से डिवाइड होने चाहिए, लास्ट के 2 संख्या 4 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ लास्ट के 2 संख्या डिवाइड हो रहा है 4 से, नहीं हो रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 शेषफल बच जा रहा है, तो ये संख्या नहीं होगी। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, ये भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लास्ट के 2 संख्या को यहाँ भी करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये हो गया, ये हो गया, मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड हो जा रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 4 से लास्ट के 2 डिजिट को, तो ये भी नहीं हो रहा है, मतलब हमारा सही उत्तर क्या है 99,086, क्योंकि देखिए 99,984 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड है। अगर इसमें हम 2 प्लस कर देंगे तो 9986 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, है ना। जो 2 प्लस किए हैं वही हमारा क्या बच जाएगा शेषफल। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ऑप्शन से ही बेहतर रहेगा ऐसे सवालों को करना। अब 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एक नहीं 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से आप 3-4 तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। पहला 100 मान के कर सकते हैं। दूसरा सक्सेसिव के फार्मूले से, सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है, किसी संख्या में अगर x% चेंज करें, x% चेंज करें और फिर y% चेंज करें, है ना, x% चेंज करें और y% चेंज करें। अगर बढ़ा रहेंगे होंगे तो x को प्लस में लेंगे और घटा रहे होंगे तो x को माइनस में लेंगे, है ना। तो देखिए x% चेंज करेंगे और y% चेंज करेंगे तो इनका सक्सेसिव क्या आ जाएगा, सक्सेसिव निकालने पर क्या आ जाएगा, कुल परिवर्तन क्या आ जाएगा x प्लस y बटे 100%, ये आ जाएगा कुल परिवर्तन, है ना। पहले x% चेंज किए फिर y% चेंज किए तो क्या आ गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। अब ध्यान रखना ये है कि अगर बढ़ा रहे होंगे तो प्लस में लेना है और घटाएंगे तो माइनस में लेना है। जैसे y को अगर बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ा रहे होंगे तो प्लस y लेंगे और घटाएंगे तो माइनस y लेंगे, और फाइनल रिजल्ट अगर माइनस में आता है तो वैल्यू घट गई है, और फाइनल रिजल्ट अगर पॉजिटिव प्लस में आता है तो वैल्यू बढ़ गई है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए पहले हम 25% बढ़ाए हैं तो क्या लेंगे, बढ़ा रहे हैं तो प्लस 25, है ना, x का वैल्यू प्लस 25, और फिर उसे 20% कम किए हैं तो घटाए हैं तो माइनस 20, है ना। तो सक्सेसिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 20, है ना, माइनस 25 इंटू 20 बटे 100%, यही फाइनल चेंज आएगा। यही क्या आएगा, ओवरऑल चेंज क्या आएगा, यही आएगा। तो काटेंगे,
20 से कम 20, 20 बचे 100, 5 से 25 5 बार है ना, तो 20 25 माइनस 25 क्या आ गया 0%, क्या आ गया 0% चेंज है ना, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक तो ऐसे आप सवाल को कर सकते हैं, ये भी तरीका इजी है, और एक 100 मान के भी कर सकते हैं। 100 मान के वाला भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये इजी डाटा है तो 100 मान के भी बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर आप, क्योंकि सवालों को करने का एक ही तरीका नहीं होता, जो माइंड में आपकी क्लिक कर गया तुरंत उससे कर दीजिए, है ना, जो आपको आसान लगे उसी से कीजिए। तो मान लीजिए कि पहले पुस्तक का क्रय का मूल्य था 100, क्या था 100 था। अब इस पहले 25% बढ़ाया गया, 100 को 25% बढ़ाएंगे, 100 का 25% क्या होता है, 100 को 25% बढ़ाएंगे तो 100 का 25% 25 होता है, तो क्या हो जाएगा 125। अब इस संख्या जो आया है फिर उसे 20% कम कर दिया गया, ये जो संख्या आया है इसको फिर से 20% कम कर दिया गया। अब की बार 20% कम किया गया है, तो 20% होता है 1/5, 125 का 1/5 25 होता है, और 125 में 25 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। तो देखिए पहले था संख्या 100 और अभी फिर हो गया है 100, मतलब कोई चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इस सवाल को करने के 2 तरीके बताए, जो आपको बेहतर लगा हो उससे कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोलता है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य 1280 रुपये पर 10% के छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है, डिस्काउंट 10% दे रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, पी हो रहा है, प्रॉफिट 20% हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो सीपी से एमपी का रेशियो के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है। जब भी ऐसा सवाल आए कि अंकित मूल्य दिया रहे और उसमें 10% का छूट होने पर 20% का लाभ हो या फिर कुछ हानि हो, तो इसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस सीपी से एमपी का डायरेक्ट रेशियो निकालने के लिए 100 माइनस डी इंटू बाई 100 प्लस पी, है ना, 100 माइनस डी बाई 100 प्लस पी, सीपी से एमपी का रेशियो। तो डी सीपी डिस्काउंट कितना है 10%, तो 100 माइनस डी करेंगे तो क्या आ जाएगा 90, और एमपी क्या है, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ से 100 प्लस पी, पी क्या है, प्रॉफिट कितना है 20%, तो 100 प्लस 20 120, काटेंगे 3/4, मतलब 3/4 आ गया। सीपी 3 यूनिट है तो मार्क प्राइस 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू दे रखा है। अंकित मूल्य कितना है 1280, 1280 कितना गुना है 4 तिया 12, 4 दूनी 8 0, है ना, 320 गुना, तो 3 यूनिट कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो ये भी 320 गुना होगा, क्या आ जाएगा 960 रुपये, 960 रुपये। तो समझ में आया आपको कैसे करना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे, जब भी डिस्काउंट परसेंट या तो प्रॉफिट या लॉस, अगर लॉस दिया रहेगा तो यहाँ नेगेटिव में लेंगे, है ना, और प्रॉफिट दिया रहे तो पॉजिटिव में लेंगे, है ना। तो सीपी से एमपी का रेशियो निकालने की ज़रूरत हमको पड़े तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ एमपी है, एमपी दिया हुआ है और सीपी हमको पूछा है, तो सीपी से एमपी का ही ना रेशियो, सीपी से एमपी का रेशियो पता चल गया तो एमपी दिया हुआ रहे चाहे सीपी दिया हुआ रहे, ये दोनों में कोई भी एक चीज़ पूछ लिया रहे, एक चीज़ दे के तो हम दूसरा चीज़ निकाल सकते हैं। तो ये आसान सा सवाल है। अब नेक्स्ट सवाल को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक विज्ञान पुस्तक में, एक साइंस की एक पुस्तक है जिसमें 5:4 में के अनुपात में भौतिक विज्ञान मतलब कि फिजिक्स और जैविक विज्ञान मतलब बायोलॉजी के 2 खंड शामिल है ना। 5:4 में मतलब फिजिक्स का खंड 5 है तो
बायोलॉजी का खंड में 4 पेज है, फिजिक्स के खंड में 5 पेज है, तो बायोलॉजी के खंड में 4 यूनिट पेज। तो 540 पृष्ठों की किताब, मतलब 540 पेज है इसमें बनाने के लिए। जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे? 540 पेज का एक किताब है, उसमें जैविक विज्ञान मतलब बायोलॉजी के कितने पेज होंगे? तो 540 है, इसमें से बायोलॉजी कितने होंगे? 4/9। कितना होगा? 4/9 है ना, क्योंकि बायोलॉजी 4 है और टोटल कितना है? 5 और 4 9, तो 9 6 के 54। कितना है बायोलॉजी? 240 पेज। कितना है? 240 पेज। ऑप्शन नंबर क्या है? बी हमारा सही उत्तर है। तो इस सवाल में कुछ नहीं था, आप लोग आसानी से कर सकते थे, लेकिन मुझे करना पड़ा। अब 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है कि सुमन, साक्षी और मयंक एक साझेदारी करते हैं। कौन कौन है? सुमन है, सुमन, साक्षी और कौन है? मयंक है ना। 2 लड़के, 2 लड़की और 1 लड़का है ना। कौन कौन? सुमन, साक्षी और मयंक, तीनों एक साझेदारी करते हैं। साझेदारी मतलब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें सुमन जो है वो साक्षी से 5 गुना, साक्षी जितना निवेश करती है उससे 5 गुना निवेश करती है, और साक्षी जो है वो मयंक के निवेश का 3/5 भाग। मयंक अगर 5 यूनिट निवेश करता है तो उसका 3/5 कौन निवेश करती है? साक्षी। ये ना बोला है कि साक्षी जो है वो मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। ठीक है। वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ है? 23,000 का। कितना? 23,000 का लाभ हुआ है। तो साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए, मतलब साक्षी को कितना मिलेगा उस लाभ में से, वो हमको बताना है, साक्षी का भाग। तो देखिए, मान लीजिए मयंक अगर 5 यूनिट निवेश कर रहा है तो साक्षी कितना निवेश करेगी? मयंक के निवेश का 3/5, 5 का 3/5 3 यूनिट। अब सुमन जो है वो साक्षी के निवेश का कितना गुना? 5 गुना निवेश करती है, तो 3 का 5 गुना 15। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। यहाँ तो टाइम नहीं है, तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ टाइम तो सबके लिए कांस्टेंट है, सभी कोई 12 महीने तक रहा है, शुरू से स्टार्ट किया और 12 महीने तक चला है, तो टाइम तो कांस्टेंट है। तो प्रॉफिट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? इन्वेस्टमेंट के। तो प्रॉफिट का भी रेशियो यही आ जाएगा, 15:3:5 है ना। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 हुआ है। बोला है कितना लाभ हुआ है? 23,000। और यहाँ यूनिट में देखें तो कितना लाभ है? 15, 5, 20 और 3 23 यूनिट। 23 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 23 यूनिट का वैल्यू 1000 गुना। कितना गुना? 1000 गुना। तो बोला है साक्षी का लाभ ज्ञात कीजिए। साक्षी का लाभ 3 यूनिट है, 3 यूनिट का 1000 गुना कितना हो जाएगा? 3000 रुपये। कितना 1000 रुपये मिलेगा? 3000 रुपये कौन लेगी? साक्षी लेगी 3000 रुपये उस लाभ में से अपना हिस्सा। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अशोक और किरण किसी काम को 10 घंटे में पूरा करते हैं। अशोक और किरण किसी काम को 10 घंटे में, किरण और रोहन उसी काम को 15 घंटे में पूरा करते हैं। अशोक और किरण, ए से अशोक, के से किरण किसी काम को 10 घंटे में पूरा करते हैं। उसके बाद किरण और रोहन, के से किरण, आर से रोहन कितने घंटे में? 15 घंटे में। और बोल रहा है जबकि अशोक और रोहन इसे, ए फॉर अशोक, आर फॉर रोहन इसे 12 घंटे में पूरा करते हैं। तो बोलता है किरण को इस काम को पूरे करने में किरण अगर अकेले काम करे तो इस काम को कितने घंटे में पूरा कर सकती है। तो यहाँ से टोटल वर्क क्या आ जाएगा? 10, 15 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 यूनिट क्या है? टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। तो यहाँ से अशोक और किरण का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 60/10 करेंगे तो 6। और किरण और रोहन का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 60/15 करेंगे तो 4, है ना। एफिशिएंसी ऐसे ही निकालते हैं, 60 को 15 से डिवाइड देना है। उसके बाद अशोक और रोहन का एफिशिएंसी 60 को 12 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा? 5। ये आ गया एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी। अब देखिए तीनों का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए 2 बार है, के 2 बार, आर 2 बार, ट्वाइस ऑफ ए प्लस के प्लस आर, ये तीनों का एफिशिएंसी का दुगुना कितना आ जाएगा, 6 4 10 5 15, तो ये तीनों का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 7.5, कितना आ जाएगा 7.5। अब हमको किरण का एफिशिएंसी चाहिए, किरण का एफिशिएंसी निकल गया तो उससे हम 60 यूनिट को डिवाइड दे देंगे, आ जाएगा टाइम, है ना। तो देखिए a प्लस के प्लस आर 7.5 है, तो किरण का एफिशिएंसी निकालने के लिए a प्लस आर 5 है, इसको घटा देंगे तो किरण का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 7.5 में a प्लस आर का घटा देंगे -5, a प्लस आर कितना है 5, ये दोनों का एफिशिएंसी 5 है तो ये दोनों का एफिशिएंसी घटा देंगे तो किरण का कितना बच जाएगा 2.5। अब 2.5 एफिशिएंसी के साथ 60 यूनिट काम को कितना करने में कितना समय लगेगा, 2.5 इंटू बाई नहीं 60 बाई 2.5 क्या आ जाएगा 24 आवर, क्या आ जाएगा 24 आवर, है ना। एक आवर में किरण कितना काम करती है 2.5 यूनिट, एक आवर में 2.5 यूनिट, तो 60 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा 60/2.5, ये चीज़ तो आपको समझ में आता होगा, है ना। 60/2.5 कितना आ गया 24 आवर, 24 घंटे। अब नेक्स्ट सवाल 10 नंबर क्वेश्चन, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन से परिचित हैं, है ना। ये क्वेश्चन आप बार बार कर चुके हैं, ये पूरा आसान क्वेश्चन है, इसको आपको करने में समय बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, है ना। क्वेश्चन देखिए वैसे ही खुश हो जाइए कि मेरे नंबर अब इसमें फिक्स हैं, है ना। एक पाइप एक टंकी को 10 आवर में भर सकता है, पहला पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में भर सकता है ना। कितना घंटे में 15 घंटे में, है ना, सॉरी ये 15 है। समझ में आ गया सभी को, पहला पाइप 10 घंटे में, दूसरा पाइप 15 घंटे में। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी का आधा भाग, यहाँ ध्यान से देखना है, टंकी का आधा भाग भरने के लिए कितना समय लगेगा, है ना। तो टोटल वर्क यहाँ, टोटल कैपेसिटी टंकी का कितना आ जाएगा 10 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा 30 यूनिट, कितना आ जाएगा 30 यूनिट। तो यहाँ से फर्स्ट पाइप के एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 30/10 करेंगे 3, और यहाँ से सेकेंड पाइप का एफिशिएंसी 30/15 करेंगे 2, ये दोनों पाइप का एफिशिएंसी आ गया। अब बोला टंकी का आधा भाग, टंकी का आधा भाग कितना होता है 15 यूनिट, कितना यूनिट 15 यूनिट, क्योंकि पूरा भाग है 30 यूनिट तो आधा भाग 15 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे में ए और बी 3 और 2 5 यूनिट भरते हैं, तो 15 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा 15/5 कर देंगे, 15/5 करेंगे क्या आ जाएगा 3 आवर, क्या आ जाएगा 3 घंटे में ए और बी एक टंकी को पूरा भर देंगे। 3 नहीं है, सही तो है ना, एक साथ खोला जाता है तो टंकी, एक ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा 3 घंटे, क्या है 3 घंटे में ए और बी, अच्छा यहाँ खाली करने वाला तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, 3 घंटे में ही ए और बी टंकी के आधा, फर्स्ट पाइप और सेकंड पाइप टंकी के आधा भाग को भर देंगे। हम नेक्स्ट सवाल करेंगे, बड़े ही गौर से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को, आपको अच्छे से समझना है। एक क्या हो रहा है, जो माइक का तार है ना वो बच जाता है। चलिए देखते हैं, साधारण ब्याज की दर पर 25,000 रुपये की एक राशि 4 वर्ष में 32,000 हो जाती है ना। प्रिंसिपल क्या है 25,000 रुपये, समझ में आ गया है ना। 25,000 रुपये की राशि 4 साल में, मतलब अमाउंट 4 साल में कितना हो जाता है 32,000 रुपये, 32,000 रुपये। तो इन 4 सालों में आपसे पूछ लिया जाए कि ब्याज कितना मिला, 4 सालों में ब्याज कितना मिला है, 4 ईयर में ब्याज कितना मिला है, आपसे अगर पूछ लिया जाए तो कितना ब्याज मिला है 7,000 का। 4 ईयर में कितना ब्याज मिला है 7,000 रुपये का ब्याज मिला है इस राशि पर। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज की दर
दर तो पर ईयर होता है ना, पर ईयर किस दर से आप ले रहे हैं वही आपको पूछा है। तो एक ईयर में कितना ब्याज मिला होगा, एक ईयर में 7000/4 कर देंगे, क्या आ जाएगा 4 एकम 4, 3 बज के 4 7 28, 4/20, 1000, एक साल में 1750 रुपये। 1750 रुपये 25,000 का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालेंगे। 25,000 इंटू 100%, तो आप परसेंटेज निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कट गया, 25 सत्ते 175, मतलब 7% इस सवाल का सही आंसर है ना। 4 साल में 7,000 ब्याज, एक साल में 1750 रुपये ब्याज, तो कितना परसेंटेज ब्याज मिल रहा है, 1750 बटे प्रिंसिपल इंटू 100%, क्योंकि ब्याज जो मिलता है वो किस पर मिलता है, प्रिंसिपल पर ही मिलता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में 1460 रुपये और 3 वर्षों में 1606 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, है ना। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ध्यान देने वाली बात याद रखना है कि देखिए 2 सालों के बाद क्या दे रखा है, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज में पिछले ईयर का जो अमाउंट होता है वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाता है, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल होता है ना। तो 2 वर्षों में 1460 रुपये हो जाती है ना, और 3 वर्ष में कितना हो जाती है, 3 वर्ष में 1606 रुपये। तो ये जो राशि है वो इसके लिए प्रिंसिपल है ना, 3rd साल के लिए प्रिंसिपल। दूसरे साल के बाद अमाउंट जो होता है ये अमाउंट आफ्टर 2 ईयर है ना, लेकिन ये प्रिंसिपल फॉर 3rd ईयर, प्रिंसिपल लिखा जा, प्रिंसिपल फॉर 3rd ईयर, ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज मिलता है वो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है ना। तो जो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर है, 2 सालों के बाद जो अमाउंट हमको मिला है वो तीसरे साल के लिए क्या हो जाता है, प्रिंसिपल, और इसी प्रिंसिपल पर ब्याज मिलके कितना हो गया है, 1606 रुपये। इसी प्रिंसिपल पर ब्याज मिलके कितना हो गया, 1606 रुपये। तो कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला है, घटाएंगे 1606 में से 1460 तो कितना हो जाएगा, 146 बटे किस पर ब्याज मिला है, 1460 इंटू 100%, तो कितना आ जाएगा, 10 से 10, 146 से 146, 10% ब्याज की दर कितना है, 10%। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि जो अमाउंट होता है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। अमाउंट जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो उसके अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, यानी उसी प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, उसी प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो एवरेज का है। अगर आपको एवरेज का कंसेप्ट अच्छे तरीके से पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी, मतलब जितना आप सोच नहीं सकते उतना जल्दी आप कर सकते हैं। बोला 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg है। 25 आर्टिकल का क्या है, एवरेज जो है, एवरेज वेट जो है वो 50 kg है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार, मतलब कि एक और वस्तु, अब कितने वस्तु हो जाएंगे, 26 आर्टिकल। कितने वस्तु हो जाएंगे, 26 आर्टिकल। एक और वस्तु को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। मतलब 500 ग्राम बढ़ गया, मतलब पहले था 50 kg, अब 500 ग्राम बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 500 ग्राम, मतलब 50.5 kg हो गया, 50.5 kg। तो पूछा है जो नया वस्तु x हम शामिल किए हैं, x नामक एक वस्तु शामिल किए हैं, उसका भार कितना है। तो देखिए पहले था 25
25 आर्टिकल का औसत भार 50 केजी। बढ़ा कितना है? 500 ग्राम बढ़ा है, 500 ग्राम, 500 ग्राम बढ़ा है। और कितने आर्टिकल का 500 ग्राम बढ़ा है? सभी आर्टिकल का 500 ग्राम बढ़ गया। एवरेज जो बढ़ता है वो सभी आर्टिकल का बढ़ता है। मतलब कितना? एक्स जो होगा, एक्स के पास तो 50 केजी होगा ही, 50 केजी होगा ही। एक्स्ट्रा कितना रहा होगा? ये 26 आर्टिकल का 500 ग्राम बढ़ा दिया, 26 आर्टिकलों का 500 ग्राम बढ़ा दिया है ना। तो 26 आर्टिकलों का 500 ग्राम बढ़ा है, मतलब ये अपने साथ 13 केजी एक्स्ट्रा लाया होगा, 13 केजी एक्स्ट्रा लाया होगा, तभी तो 26 आर्टिकल का 500 ग्राम। इस 13 केजी को अगर 26 आर्टिकलों में बांटे तो कितना आ जाएगा? 500 ग्राम, है ना। और यही 500 ग्राम बढ़ा है सभी का एवरेज। अगर 50 केजी रहता तो एवरेज 50 का 50 ही रहता, एवरेज 50 का 50 ही रहता। लेकिन एक्स जो है वो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा लाया है। कितना एक्स्ट्रा लाया है? 500 ग्राम, 500 एक्स्ट्रा लाया, जिसके वजह से सभी का एवरेज जो है वो 500 ग्राम बढ़ गया है। तो 500 ग्राम 26 आर्टिकल का बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा? 13 केजी, है ना। एक आर्टिकल का 500 ग्राम, तो 26 आर्टिकल को जब हम 500 ग्राम बढ़ाएंगे तो 13 केजी बढ़ा ना एवरेज वेट। तो 13 केजी मतलब एक्स के पास 13 केजी एक्स्ट्रा रहा होगा, जिसके वजह से ये 26 आर्टिकल को का एवरेज वेट कितना बढ़ा दे रहा है? 500 ग्राम। तो मतलब एक्स का भार कितना रहा होगा? 63 केजी। एक्स का भार कितना रहा होगा? 63 केजी। और यही हमारा आंसर है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, सोचना है कि एवरेज अगर 50, एक्स का भार अगर 50 रहता तो कोई चेंज नहीं होता एवरेज, लेकिन 50 से ज़्यादा है इसीलिए एवरेज बढ़ा है, एक्स के आने से एवरेज बढ़ा है। और कितने आर्टिकलों का बढ़ा है? 26 आर्टिकल का एवरेज कितना बढ़ गया है? 500 ग्राम से बढ़ गया है। तो एक एक्स्ट्रा कितना रहा होगा? 13 केजी एक्स्ट्रा रहा होगा। तो एक्स के पास 50 केजी तो है ही, साथ ही 13 केजी, ये जो 13 केजी है वो भी एक्स रखा होगा। कुल मिला के कितना आ गया है? एक्स के पास 63 केजी, 63 केजी एक्स के पास आया है। तो नेक्स्ट सवाल अब हम लोग करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 पॉलीगन बहुभुज का प्रश्न है ना। मेंसुरेशन का ही ये पार्ट है, पॉलीगन 2D मेंसुरेशन का पार्ट है। तो देखिए बोलता है एक समबाहुभुज जिसकी प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है 168 डिग्री, मतलब आंतरिक कोण मतलब इंटीरियर एंगल, इसको मैं आई से डिनोट करता हूँ। और इस तो पूछा इस बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या, भुजाओं की कुल संख्या को मैं n मानता हूँ, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर। और ये मिनिमम से मिनिमम जोड़ना है। क्या जोड़ना है? मिनिमम वैल्यू जोड़ना है। और वो मिनिमम वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से कोई एक है जिसको जोड़ने पर ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।
तो ये 7800 है। तो इसके करीब सबसे पहले आपको स्क्वायर सोचना है, इसके करीब सबसे पहले आपको स्क्वायर सोचना है। देखिए अगर हम 85 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, लास्ट में 5 का स्क्वायर 25 और 8 9 72, मतलब 85 के स्क्वायर से बड़ा है। और अगर हम 90 का स्क्वायर निकालें, इसके करीब पहले पहुंचेंगे, 90 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 9 8100 है ना, 8100 हो जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू जो भी है यही दोनों के बीच में लाई करेगी, यही दोनों के बीच में लाई करेगी। मतलब ये किसका स्क्वायर हो सकती है, शायद से 88 का स्क्वायर हो सकती है। ये किसका, 88 का, अभी कंफर्म नहीं, हम लोग चेक करते हैं 88 का स्क्वायर। तो 88 का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 8 8 64 का 4, 8 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 8 64 और दूनी 128 और 6 134, 134 और 8 8 64 और 13, 64 और 13 कितना होता है, 87, 8744, ज़्यादा आ रहा है, नहीं 64 और 13 7744, 7744। जबकि इससे भी बड़ा संख्या हमको यहाँ है, तो 89 का स्क्वायर रहा होगा। क्या रहा होगा, अब कंफर्म हो गए हम लोग, 89 का स्क्वायर रहा होगा। 89 का स्क्वायर क्या होता है, 89 का स्क्वायर याद तो किसी को नहीं होगा, है ना, मुझे भी नहीं है। 89 का स्क्वायर निकालेंगे, 9 का स्क्वायर 81 है ना, का 1 हाथ में 8, 9 8 72, 9 8 72 दूनी क्या हो जाता है 144 और 8 152, हाथ में 15, 8 8 64 और 15 कितना हो जाएगा 79, है ना। स्क्वायर कैसे जल्दी निकालते हैं ये मैं पहले ही एक वीडियो स्पेशल है इसका, उसमें बता चुका हूँ, तो आप वो वीडियो को देखिए तो आप भी जल्दी निकाल लीजिएगा, है ना, उसका लास्ट को आप देख लीजिएगा। 89 का स्क्वायर आ गया 7921। अब देखिए 7864 में क्या संख्या जोड़े कि 7921 बन जाए, तो क्या संख्या जोड़ना पड़ेगा, माइनस कर दीजिए इसमें, है ना, घटा दीजिए इसमें, निकल जाएगा वो संख्या कि क्या संख्या जोड़ना है। 11 में से 4 गया तो 7, 11 में से 6 गया तो 5 और 8 में 8 गया 0, 7 में 7 गया 0, मतलब 57 अगर यहाँ हम जोड़ दे, मिनिमम वैल्यू क्या 57 जोड़ दे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और किसका स्क्वायर बनेगा, 89 का स्क्वायर 7921 बनेगा। क्या बनेगा, 89 का स्क्वायर 7921 बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर ये बनेगा, है ना, किसको जोड़ने पर, 57 को जोड़ने पर। तो इसको थोड़ा फास्ट तरीके में करना है, ऐसा नहीं कि आप सोचते रहिए। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। देखिए 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं। पूर्ण वर्ग, यहाँ आप स्क्वायर पूर्ण वर्ग कर लीजिएगा, पूर्ण वर्ग होते हैं। देखिए कभी भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले हम कोई जो संख्या दिया रहे उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। क्या छुपा है इसमें, 8 छुपा हुआ है, 16 भी छुपा हुआ है, 16 दूनी 16, 16 तिया 48 और 16 दूनी क्या आ जाएगा 32, मतलब ये 2 का पावर 9 है। ये क्या है, 2 का पावर 9 है। 512 क्या है, 2 का पावर 9। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लिए, है ना, एक ही बार गया है। तो देखिए कोई भी कभी भी आपको दिया रहे कोई संख्या, है ना, जहाँ a का पावर p हो, b का पावर q हो और c का पावर r हो, तो परफेक्ट स्क्वायर की संख्या पूछेगा। परफेक्ट स्क्वायर, है ना, पूर्ण वर्ग की संख्या कितने से ऐसे इसके फैक्टर है जो पूर्ण वर्ग है। तो आपको क्या करना है, पावर बटे 2 प्लस 1, पावर बटे 2 प्लस 1, पावर बटे 2 प्लस 1 इंटू क्यूब बटे 2 प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 बटे 1, और ये तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से देखिए कभी जैसे p के जगह 13 रहा तो 13 बटे 2 की जगह तो आपका 6.5 आएगा, लेकिन हम डेसिमल वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, इंटीजर वैल्यू। क्या लेंगे, इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 6 + 1 7, 6 + 1 7। तो आपको समझ में आएगा, जैसे 14 रहे तो 14 बटे 2 सिर्फ इंटीजर वैल्यू 7 आता है, तो 7 केवल लेंगे।
15/2 रहा तो क्या आएगा 7.5 आएगा, लेकिन हमको इंटीजर वैल्यू से मतलब है, क्या लेंगे सिर्फ 7। तो उसी प्रकार हमको यहाँ देखना है ना, कि नंबर ऑफ पूर्ण वर्ग की संख्या, कितने पूर्ण वर्ग होंगे ये निकालने के लिए क्या निकालेंगे, पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा 9/2 + 1। 9/2 क्या होता है, 9/2 एक्चुअली में 4.5 होता है, लेकिन हमको क्या भी आपको बताएं, सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेना है, मतलब क्या हो जाएगा 4 + 1 क्या आ जाएगा 5, है ना। ये ऐसा मत सोचिएगा मैंने ये डिवाइड गलत किया है, हमको सिर्फ क्या लेना है, इंटीजर वैल्यू लेना है। तो क्या आ जाएगा 5, कितने पूर्ण वर्ग होंगे 5। तो आज हम लोग 10वां मॉक टेस्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग अच्छे से इनका क्या कहते हैं, इन प्रश्नों को अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न थे, तो इनको आपको ज़रूर से करके जाइए, कुछ करना है चाहे नहीं, ये प्रश्न तो करके ही जाना है, क्योंकि यही प्रश्न एग्ज़ाम में सिर्फ डाटा चेंज होकर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो ऐसे प्रश्न अगर आप किए हैं तो वहाँ आपको आसानी होगी, साथ में आप जल्दी से कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न है ना, कहते हैं ना प्रैक्टिस जिस चीज़ का रहता है उस चीज़ को हम जल्दी कर पाते हैं। तो ऐसे प्रश्न का आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप जल्दी उस वक्त कर पाएंगे, दूसरों बच्चों की अपेक्षा आप समय को बचा सकते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट सवाल हम लोग, नेक्स्ट मॉक टेस्ट करेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।